हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो एंड यू आर डूइंग योर पीरियोडिक एग्जाम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अब नेक्स्ट जो पेपर है आईपी का, उसके लिए मैं कुछ रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ। इसमें आप लोगों को ये जो वीडियो है आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, और इसको अंडरस्टैंड करना। ये सब पॉइंट्स जो मैं क्लियर कर रही हूँ इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो बच्चों, मैं आज जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में, हम स्टार्टिंग से थ्रू आउट रिविजन करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड में होगा बिकॉज सारे टॉपिक्स मैं चाहती हूँ एक बार एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से आप लोगों के लिए। इफ एनी स्टूडेंट इज देयर जिसने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है आईपी के अंदर, जिसने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है या जो लास्ट में आया जिसके पास स्टार्टिंग क्लासेस नहीं है, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इजीली वो जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर जाओगे। ओके, सारे प्रीवियस टॉपिक्स को भी यू कैन कवर अप वेरी इजीली। सो सबको मैं क्या कर रही हूँ, मर्ज करके सारे टॉपिक्स को एक वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो जस्ट लिसन इट केयरफुली। ओके, एंड डू योर एग्जाम वेरी वेल। आप लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है आप उस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि सब बच्चे अपनी बुक्स परचेज कर लो आईपी की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th क्लास तक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखा है आईटी के अंदर। ओके, नाउ योर सब्जेक्ट इज आईपी। दिस इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, वहां पर आपने टेक्नोलॉजी देखी थी। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहां आप टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे, जो कि प्री डिजाइन टेक्नोलॉजी थी, आपको मिली, आपने उस पे काम किया। आई मीन टू से कि we have some softwares and we are doing work on that software. This is information technology. Now we are talking about IP. It is informatic practices. Informatics की practice करना, I mean to say कि कोई सॉफ्टवेयर आप खुद डिजाइन कर रहे हो, हाउ कैन यू डू ऑल दिस। तो अब हम अपनी क्लास में 11th और 12th में क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये एप्स या ये सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर में ये सब काम करने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। देन व्हाट इज कोडिंग या व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है बच्चों, हमारी जो लैंग्वेज है एज इट इज इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को नहीं दे सकते। कंप्यूटर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर हैव देयर ऑन लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर की अपनी एक अलग लैंग्वेज है और इट रिकॉग्नाइज दैट लैंग्वेज ओनली। 0 1 की फॉर्म में काम करता है। अब 0 1 की फॉर्म में हर एक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना कंप्यूटर तक हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस यूज करते हैं, कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात कंप्यूटर को समझाते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, कंप्यूटर में डालते हो और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है। दिस इज प्रोग्रामिंग। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है। जैसे आप कोई भी बेसिक लैंग्वेज सीखते हो, आपने इंग्लिश सीखी तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाए थे, A to Z सिखाए थे ना। उसके बाद आपको वर्ड सिखाए कि उन लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड कैसे बनता है। देन वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस कैसे बनता है, हाउ कैन यू राइट दो सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आपको सिखाया। उसके बाद देन यू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। आपने ग्रामर सीखी, उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो आप अभी तक इंग्लिश में कर रहे हो। ओके, तो एक वो लैंग्वेज है। इसी तरीके से आप हिंदी सीख रहे हो या आप कोई और लैंग्वेज सीखते हो, उसी तरीके से आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोगों आईपी में बच्चों पाइथन लैंग्वेज सीखोगे। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डिजाइन्ड बाय जूडो वैन रॉसम इन 1991। ओके, इसको डेवलप किया था इन्होंने और दिस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको क्या याद रखना है, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन आ जाता है इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स में। डैश टाइप ऑफ लेवल, डैश लेवल ऑफ लैंग्वेज इट इज पाइथन। तो आप क्या लिखोगे वहां पर, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो किस चीज के लिए यूज हो रही है पाइथन लैंग्वेज को, हम यूज क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वेब डेवलप या सर्वर साइड जो वेब एप्लीकेशन डेवलप होती हैं उनके लिए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए या मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए। ओके,
तो ये सब काम अगर हमें कंप्यूटर पे करने हैं उसके लिए हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अलग अलग तरह की एप्स या सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो, वेब एप्लीकेशंस आप डिजाइन कर सकते हो। आपको पता है क्लाइंट और सर्वर क्या है, तो सर्वर साइड से रिस्पॉन्ड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो सब इंस्ट्रक्शन भी आप पाइथन के अंदर लिख सकते हो। ओके, सो ये सब है यूज हमारी पाइथन लैंग्वेज के। फीचर्स पाइथन लैंग्वेज के आप लोग पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। इजी है यूज करने में। इजी क्यों है बच्चों? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना जो आपकी, वही लैंग्वेज आपकी यहाँ यूज होती है। इंस्ट्रक्शंस नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। जैसे आपको दो नंबर को ऐड करना है, आप सम लिखोगे या प्लस का साइन लगाओगे, तो आप सबको पता है प्लस का साइन किसके लिए होता है? ऐड करने के लिए होता है। आपने नंबर लिखा 10 + 15, तो प्लस का साइन आपको पता है कि ये ऐड ही करेगा। तो इसी तरीके से नॉर्मल जो जनरल लैंग्वेज है आपकी, जनरल यूज की लैंग्वेज है, वही यूज होती है। और इतनी इजी और सिंपल लैंग्वेज है पाइथन। आप लोगों को मैं बता दूं, 4th 5th ग्रेड के बच्चे पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं आजकल। इतनी इजी लैंग्वेज है, तो आप लोग तो बहुत इजीली कवर अप कर सकते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो इसको अच्छे से। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब कि इसके जो कोड्स हैं वो लाइन बाय लाइन रन होते हैं, कंटिन्यू में रन। पूरी पूरा प्रोग्राम आपने लिख लिया, सपोज 4-5 लाइन का प्रोग्राम है, पूरा एक बार में रन नहीं होगा। फर्स्ट लाइन रन होगी, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, ऐसे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम कोडिंग रन होती है। ओके, सो दिस इज इंटरप्रेटेड। लाइन बाय लाइन रन होना इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, जिसमें कोड एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और नॉट। अभी प्रीवियस जो हमारा टेस्ट था उसमें क्वेश्चन डाला भी था मैंने। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? आपने विंडोज पे बनाया तो आप लाइनेक्स पे भी इसको सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हो। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। कोड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इजीली एक्सप्रेस करता है कि क्या काम आप इससे करने चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो हमें वही मैं बात करूंगी, अगर मान लो कोई आपने डाटा लिखा है उसको डिलीट करना है, हम डिलीट फंक्शन लगाते हैं। अगर हमें प्रिंट निकालना है, मतलब आउटपुट देखना है, तो हम प्रिंट लिखते हैं। इनपुट करना है डाटा अगर आपने प्रोग्रामिंग में, तो हम इनपुट लिखते हैं। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज के हैं, वर्ड्स हैं। इनपुट इनपुट के लिए है, प्रिंट आउटपुट के लिए है। तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्सप्रेसिव है। खुद के कोड्स जो हैं वो अपने आप को खुद एक्सप्रेस करते हैं कि ये कोड किस लिए यूज हो रहा है। ओके, कंप्लीट लैंग्वेज है। इतना वाइड रेंज ऑफ आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं, इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें, जिसके थ्रू आप बहुत काम इजीली कर सकते हो। और फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? एक तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको सिर्फ नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो नेट से, विदाउट एनी चार्ज। ओपन सोर्स है, इसका सोर्स भी आपको साथ मिल जाता है, यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप रीडिजाइन करके इसमें कुछ भी चेंजेस करके आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जिसको आप इजीली कोड को क्या कर सकते हो? मॉडिफाई करके इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं इसकी कि कुछ लाइब्रेरीज और ज्यादा होनी चाहिए थी बाकी लैंग्वेजेस की तरह, C++ या .NET की तरह। थोड़ी स्लो लैंग्वेज है। स्लो क्यों बोला है इसको? वैसे ही स्लो नहीं है बच्चों, स्लो इसीलिए है बिकॉज इंटरप्रेटेड है, तो लाइन बाय लाइन चेक होता है कोड। हर एक लाइन चेक होती है, फिर अगली लाइन चेक होती है, वन बाय वन। ठीक है, अभी हमारी बहुत सारी लैंग्वेज है कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे सी है, C++ है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है? पूरा प्रोग्राम आपने लिख लिया एक बार में, पूरा चेक होके, और आपके सामने एरर्स होती है तो एरर आ जाती है, नहीं तो प्रोग्राम रन हो जाता है। तो वो कंपाइल्ड है, यानी कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को लेता है। ये इंटरप्रेटेड है, जिसमें लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है। इसमें एरर्स इजीली मिल जाती है हमें। ओके, वीक ऑन टाइप बाइंडिंग, ये पॉइंट बच्चों आपको टाइप बाइंडिंग डिटेल में समझ आएगा जब आप और ज्यादा आगे प्रोग्रामिंग पे जाओगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आगे है पाइथन के अंदर, देखो मैं बता रही थी ना, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हो सीखते हो तो उसके A to Z सीखते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्टर सेट क्या है? पाइथन के करेक्टर सेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहले मैं पूछूंगी इंग्लिश के करेक्टर सेट क्या है? A to Z। इंग्लिश लैंग्वेज A to Z से ही तो सारे वर्ड्स और सेंटेंस बनते हैं, इसके अलावा कोई नया लेटर है क्या? नो, यही 26 लेटर्स हैं जिनके थ्रू पूरी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है ना? तो सेम इसी तरीके से बच्चों पाइथन के भी करेक्टर सेट है, यानी सेट ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर सेट मींस द सेट ऑफ करेक्टर्स अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ओके,
सो पाइथन के अंदर भी क्या है, a set of valid characters recognized by the Python uses a traditional ASCII character sets. ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कुछ कोड्स हैं, कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे कि लेटर A to Z। यानी पाइथन में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लेटर A to Z, डिजिट 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब जो ब्लैंक स्पेस आप देते हो, टैब देते हो, ये सब, बैक स्पेस देते हो, कैरेज रिटर्न जिसको कहते हैं, न्यू लाइन ऐड कर रहे हो, ये सब आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अदर करेक्टर्स भी, यूनिकोड में जितने करेक्टर, यानी सब कुछ एक्सेप्ट करती है। वैसे ही करेक्टर सेट मतलब क्या क्या चीजें ये एक्सेप्ट करती है। ओके। अब हम बात करेंगे टोकन्स की। अब ये टोकन्स क्या है बच्चों, ग्रामर पढ़ते हैं ना इंग्लिश की, ऐसे ही ये पाइथन में टोकन्स होते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। हर एक अलग अलग यूनिट प्रोग्राम की, छोटे छोटे जो आप कोडिंग यूज कर रहे हो वो सब टोकन्स हैं। जैसे कि एक प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत चीजें यूज करते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं, दीज आर द रिजर्व वर्ड। Keywords are reserved words that have some predefined task in the language, okay, that are reserved for the task। एक वर्ड जैसे प्रिंट है, पाइथन के अंदर प्रिंट यूज होता है जब हमें आउटपुट लेना होता है तो हम प्रिंट लिखते हैं, इनपुट कराना होता है तो हम इनपुट लिखते हैं। तो इनपुट जो वर्ड है वो रिजर्व है इनपुट कराने के लिए, प्रिंट जो है वो रिजर्व है आउटपुट कराने के लिए, यानी उनका एक टास्क रिजर्व्ड है कि तुमने यही करना है। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, पेन होता है, पेन का काम है लिखना, तो वो वही काम करेगा, उससे आप कोई और काम नहीं करा सकते, है ना। पेन को आप एज अ स्पून बना के खाना नहीं खाओगे, पेन आप लिखने के लिए यूज करोगे, है ना। यानी पेन इज रिजर्व्ड फॉर द राइटिंग। इसी तरीके से कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना प्री डिफाइंड टास्क है, वो वही काम करते हैं, ओके। आइडेंटिफायर्स, देखो कीवर्ड्स की ये लिस्ट दे रखी है आपके सामने, आप देखोगे ये जो कीवर्ड्स हैं, ये आप धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग करोगे ये सारे लर्न हो जाते हैं हमें। अभी आपको जस्ट पता होना चाहिए कीवर्ड होते क्या हैं, ओके। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चल रही हूँ मैं प्रोग्रामिंग को, हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक चीज को, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सको हर एक पॉइंट को, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। A Python identifier is a name used to identify a variable। आइडेंटिफायर मतलब जो आइडेंटिफाई कराता है किसी भी वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर से पहले आप वेरिएबल पढ़ लो। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपके घर का कोई एड्रेस होता है ना, जैसे हाउस नंबर, कॉलोनी, दिस इज द वेरिएबल कि आप कहाँ रहते हो। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर मैं कोई नंबर स्टोर करती हूँ तो वो किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, उस लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप अपनी कॉलोनी में रहते हो, लेकिन आप कॉलोनी में आपके घर का भी तो एक प्रॉपर नंबर होता है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 वैल्यू स्टोर करा दी मेमोरी के अंदर, तो वो जहां जाकर स्टोर हुई उसको एक नाम दे दिया मैंने कि ए जगह है जहाँ पे 10 स्टोर कर दिया, तो ए इज द वेरिएबल एंड 10 इज द वैल्यू, ओके। ए इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स 10 इन इट। वेरिएबल क्या होता है या वेरिएबल नेम क्या होता है, विच स्टोर्स वैल्यू इन इट। वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी की लोकेशन को जो नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अ वेरिएबल कैन कंसीडर एज अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यू। समझ आ गया, एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जो क्या करता है, विच होल्ड करता है जो वैल्यू को। पाइथन इज अ टाइप, ओके। टाइप इन्फर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसमें हमें कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल ए बी लिखते हैं हम, उसके आगे डेटा टाइप नहीं लेते, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे आइडेंटिफायर की, तो फिर अब आइडेंटिफायर क्या है बच्चों, हम बात क्या कर रहे थे आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर, अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। एक नाम जो एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराने के लिए दिया जाता है। अब बच्चों आइडेंटिफायर के कुछ रूल होते हैं, यानी वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है उसके कुछ रूल हैं। एक तो वो हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होगा। वेरिएबल नेम आप नेम तो दे सकते हो, 5 नेम नहीं दे सकते।
ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई? जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये देखो, जैसे मान लो मुझे लिखना है, मैं वेरिएबल नेम देना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिखना है n इज इक्वल टू 10। तो बच्चों n क्या है? ये वेरिएबल है। ओके, n इज वेरिएबल नेम। तो अब ये मैं ये तो ले सकती हूँ यहाँ पर n और 10, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले लूं, वेरिएबल का नाम 5n, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी हमेशा जो वेरिएबल का नाम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, उसके आगे कोई नंबर नहीं ले सकते आप। इसके बाद ले सकते हो। अगर मैं ऐसे ले लूं ना इसको, n5 इज इक्वल टू 10, ये चल जाएगा। यानी जो वेरिएबल नेम है हमेशा स्टार्ट किससे होगा? एक लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स, मतलब आप इसके बाद कुछ भी ले सकते हो, फर्स्ट करेक्टर हमेशा लेटर ही होगा। इसमें कोई स्पेशल करेक्टर हम नहीं ले सकते। यहाँ आप स्टार ले लो या कुछ और, वो नहीं ले सकते आप। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। जैसे अगर मैंने बताया था रिजर्व वर्ड है, वो वही काम करेंगे, उनको एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ आप लिखना चाहो ना, प्रिंट इज इक्वल टू 100, कि प्रिंट एक वर्ड बन जाए जिसके अंदर क्या है, हमारा 100 स्टोर हो जाए, तो आपने यहाँ लिखा प्रिंट इक्वल टू 100, ये बच्चों गलत है। ठीक है, यानी आपको 100 वैल्यू स्टोर करानी है, लेकिन प्रिंट क्या है? ये कीवर्ड है, इसको एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रही थी कि किस तरीके से आप वेरिएबल ले सकते हो, वेरिएबल लेने के रूल्स हैं ये। ठीक है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। यस, केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर हमने एन कैपिटल लिया है n5 में, तो जहां भी प्रोग्रामिंग में इस वेरिएबल को यूज करेंगे एन कैपिटल ही लेना पड़ेगा। अगर एन स्मॉल ले लोगे तो वो अलग अलग मानेगा उसको। ठीक है, एरर शो करेगा। सो आपको समझ में आ गया? जैसे यहाँ दिखाया है, रोल नंबर एंड रोल नंबर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर, दो डिफरेंट आइडेंटिफायर है ये, बिकॉज यहाँ आर कैपिटल है, यहाँ आर स्मॉल है। तो ये हैं वैलिड रूल्स वेरिएबल्स के। अब ये वैलिड आइडेंटिफायर भी यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। जैसे आप यहाँ पर लेते हो माई बुक, फाइल 123, ये सब वैलिड है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, अंडरस्कोर इज वैलिड, और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं, ओनली अंडरस्कोर यू कैन यूज। स्पेस भी यूज नहीं कर सकते आप, माई और बुक के बीच में स्पेस लगा दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, और इनवैलिड कौन से हैं? आपने आर नंबर लिखा, उसके आगे 2 लगा दिया, 2 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर। ओके, ब्रेक इज अ कीवर्ड, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। माई बुक आप ले सकते हो, डॉट नहीं लगा सकते। यू कैन यूज अंडरस्कोर हेयर बट यू कैन नॉट यूज डॉट हेयर। ओके, डेटा डैश, दिस इज ऑल्सो नॉट यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, because this is not valid as per programming rules of Python। तो ये कुछ रूल्स हैं, 4 रूल हैं, आप जितना प्रोग्रामिंग करोगे ये तो याद हो जाते हैं, इनको रटने की जरूरत हमें नहीं होती। ओके, नो नीड ऑफ क्रैमिंग इज इट। ओके, सम एडिशनल नेमिंग कन्वेंशंस, इसको आप छोड़ दो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें आइडेंटिफायर्स पढ़ लिया हमने। लिटरल्स क्या होते हैं बच्चों? टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल स्टोर्स। लिटरल इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज नंबर, टेक्स्ट और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यू। ओके, किस टाइप का डेटा स्टोर है? जैसे मैंने बताया ना, a इज इक्वल टू 10, a इज एन आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल जो स्टोर कर रहा है वैल्यू 10। तो 10 किस टाइप की वैल्यू है? नंबर है, तो दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू। अब मैं n इज इक्वल टू दिव्या ले लूं, देन दिव्या इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मोर देन वन करेक्टर जब मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन करेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ओके, सो वो क्या हो जाती है? स्ट्रिंग हो जाती है। तो अब डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, पंक्चुएटर्स, ये जो भी साइन हम यूज करते हैं, ठीक है, आप कॉमा लगा रहे हो, कॉलन लगा रहे हो, दीज आर कॉल्ड पंक्चुएटर्स। ओके, वेरिएबल मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया। ये लोकल ग्लोबल वेरिएबल को अभी छोड़ दो, ये हमने अभी नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, उसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट इज टू इनपुट वैल्यूज इन द वेरिएबल, और आउटपुट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट। ओके, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ, जो चीजें रिपीट कर रही हूँ ध्यान रखना, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी आपके लिए।
ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया? प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़ ली हमने। उसके बाद हमारी आती है सेकंड वीडियो। सेकंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? करेक्टर सेट्स, टोकन्स, ये सब हो चुका है हमारा। ओके, यहाँ पर हमें क्या इनपुट बता रखा है। देखो, नॉर्मल इनपुट हम कैसे करते हैं? आपको क्या लिखना होता है? ए, सपोज एज में आप इनपुट करा रहे हो, एज इज इक्वल टू, अब एज क्या है? नंबर में होती है ना, इसीलिए उसके आगे इंट लिख देंगे। इंट इज इंटीजर, ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंट ब्रैकेट में इनपुट, और ये मैसेज है एंटर योर एज, जो वहां लिखा आएगा। ठीक है, आज मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं करा रही, अभी सिर्फ आज मैं आपको थ्योरी याद करा रही हूँ ताकि आप लोग पेपर अच्छे से दे पाओ। ओके, सो ऑपरेटर्स, हाँ, नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं? कोई भी वेरिएबल्स पे जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, ठीक है, जिन पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो। ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, और ठीक है, फ्लोर, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। ओके, अब बच्चों यहाँ पर परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। अगर डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड ऑपरेटर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू। ये चीज ध्यान रखनी है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर वैल्यू। जैसे मान लो हमने कर दिया 13/2, so 2 6 12, the remainder will be 1। ओके, तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। सो आंसर में आप क्या लिखोगे? 1। अगर मॉड ऑपरेटर लगाया हुआ है बीच में, अगर ए मोड बी है, ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू 13 और 2 है, तो 2 को अगर आप डिवाइड कर, 13 को डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, तो 2 6 12, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो अगर बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ था तो 1 आंसर आएगा, और अगर डिवाइड वाला लगाया तो 6 आंसर आएगा। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस एंड डिवीजन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, जहाँ परसेंट का साइन आ जाता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जो सिंपल डिवाइड का साइन है वो डिवीजन ऑपरेटर है। माइनस आपको पता है, दो नंबर में माइनस, ए में से बी को माइनस कर देगा, ठीक है, प्लस इन दो को प्लस कर देगा। मल्टीप्लाई इज फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। फ्लोर डिवीजन, रिमूव डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फ्लोर डिवीजन क्या करता है बच्चों? ये होल नंबर शो करता है डिवीजन के बाद, जो डेसिमल वैल्यू वैल्यू होती है उनको हटा देता है। ठीक है, अगर मान लो डिवाइड करके 45.3 आया है तो ये आंसर में 45 दिखाएगा, 0.3 हटा देगा। ठीक है, एक्सपोनेंट परफॉर्म रेज टू पावर ए, रेज टू पावर बी। ठीक है, सो इस तरीके की ये हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके साथ साथ हमारे पास है कुछ रिलेशनल ऑपरेटर जो हम यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? विच कंपेयर्स द वैल्यू एंड टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। ए और बी के बीच का रिलेशन जो डिसाइड करते हैं। जैसे ए इक्वल टू बी, की ए बी के बराबर है या नहीं है, नॉट इक्वल टू बी, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज आर द सिंबल दैट आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, सपोज मैंने ग्रेटर देन का साइन बना दिया, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज दिस, तो आपको बताना है दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो आपको ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन अ वैल्यू फ्रॉम, ओके, दिस इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स कि बी में जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये राइट साइड से परफॉर्म करता है। ये ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है? सपोज ए में है वैल्यू 10, ये देखो, यहाँ पर मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने लिखा यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10, और आपने लिखा यहाँ पर
b इज इक्वल टू 15। ठीक है, ठीक है, आपने कर दिया a इज इक्वल टू, इसको a नहीं बच्चों, इसको c ले लो। अब c इज इक्वल टू b। तो c इज इक्वल टू b का मतलब अब c की वैल्यू भी क्या हो गई, c में भी क्या जाके स्टोर हो गया, 15 जाके स्टोर हो गया, यानी जो b की वैल्यू थी वो c में भी आ गई। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं a इज इक्वल टू b, तो a की वैल्यू पहले 10 थी, लेकिन अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको कि यहाँ जो राइट हैंड साइड में है वो क्या करा रहा है, असाइन करा रहा है वैल्यू। ठीक है, वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। बस इसके बाद हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द टू वेरिएबल्स। ओके, चेक करने के लिए जहां हम वैल्यू को चेक करते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ए की वैल्यू है 30, बी की है 20। इफ ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 20, प्रिंट हेलो। अगर ए इज इक्वल टू 30, अगर ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू 20 है तो हेलो प्रिंट हो जाए। तो ये दोनों सही है तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू चेंज होती, यहाँ ए की वैल्यू 15 लिख दी होती इन्होंने कि इफ ए इज इक्वल टू 15, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हेलो प्रिंट नहीं होता। ठीक है, सो ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड और नॉट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अभी के लिए आपको इतना याद रखना बहुत है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। और एंड और नॉट क्या है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। सिंगल इक्वल टू का साइन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन से ऑपरेटर्स क्या हैं। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। आप कर चुके हो, इनपुट आउटपुट भी आप कर चुके हो। ठीक है, और बच्चों फिर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये आप लोगों को रीड करने हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, आप लोग इसको पढ़ के देख लेना। कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है, यू कैन आस्क मी। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखो एक ये क्वेश्चन भी है, आइडेंटिफाई डाटा टाइप ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो। इनकी डाटा टाइप क्या है, देखो ये क्या है, 3। नॉर्मल होल नंबर्स जहाँ आते हैं वो इंटीजर होता है। अगर डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, दिस इज फ्लोट। और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर लिखा है वो स्ट्रिंग होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दिया वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं या वो नंबर्स हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है तो वो स्ट्रिंग है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है तो वो इंटीजर है। सिंगल कॉमा है इन्वर्टेड, तो भी ये क्या है, स्ट्रिंग है। सिंगल या डबल कोई भी कॉमास लग गए अगर, तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, अदरवाइज नंबर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा है, अगर सपोज यहाँ लिखा है हेलो, बट वो भी क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये कौन सी टाइप हो गई, आपकी स्ट्रिंग ही हो गई। ठीक है, आगे है बच्चों इसमें फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आप छोड़ दो। नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं, विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन को। प्रोग्राम है सिंपल, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन को। 3 टाइप से करते हैं, डिसीजन मेकिंग, इटरेशन स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग जिनके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं कि अगर ऐसा, सपोज आप कह रहे हो कि अगर बाहर बारिश नहीं हो तो मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, तो आपने क्या कंडीशन लगाई, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई कैन गो आउटसाइड टू वॉक। ओके, सो
ये जो इफ और एल्स की कंडीशन आप लगाते हो, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन आ सकता है इफ एल्स इज विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, so you have to write a decision making statement. Okay, if else and nested if else are the decision making statements. Okay, इफ एल्स के बच्चों कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने आप लोगों को कराए थे, हमारी लास्ट क्लास में हमने वो भी किए थे। जस्ट वेट, लेट मी सी। कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, so that you can also see the program। आप यहाँ देख रहे हो बच्चों स्क्रीन के ऊपर हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो हमने क्या लिखा, ईयर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ईयर। इंट इनपुट मैंने बताया था ना, ईयर इंटीजर में ही होगा, लेटर्स में तो हो नहीं सकता, इसीलिए उसके आगे इंट लग गया, इनपुट कराया ईयर को। फिर मैंने चेक कराया इफ ईयर मोड 4। मोड कब लगाते हैं, जब रिमाइंडर वैल्यू चेक करनी होती है। यानी ईयर को 4 से डिवाइड करके अगर 0 आ रहा है तो प्रिंट करा दे लीप ईयर, एल्स प्रिंट करा दे नॉट लीप ईयर। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ और एल्स की प्रोग्रामिंग करते हैं। इफ एल्स के बाद बच्चों एक चीज और जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है सीखना। ये क्लास बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए लगाई है मैंने आज, जिन्होंने अभी तक पाइथन को ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा है बट वो आईपी ऑप्ट करना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इटरेशन स्टेटमेंट्स या लूप्स। इटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ टास्क। जब एक काम को आपको बार बार करना होता है तो आप क्या करते हो, लूप यूज करते हो। रिपीटिशन भी कहते हैं इसको, रिपीटिशन या इटरेशन या लूप्स एक ही बात है। लूप मतलब बार बार चलना, बार बार काम करना। ठीक है, मान लो आपको 5 का टेबल प्रिंट कराना है या आपको 5 का टेबल लिखना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले 5 में 1 को मल्टीप्लाई करते हो, 5 आ जाता है। उसके बाद आप 5 लिखते हो, मल्टीप्लाई किसको करते हो, 2 को। यानी अगर मैं 5 को n मान लूं और जो आप मल्टीप्लाई 1 2 3 करते हो उनको मैं i मान लूं, तो n की वैल्यू तो सेम है हर बार, 5 तो सेम रहता है, लेकिन i की वैल्यू में क्या हो रहा है, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो रहा है कि रिपीटिशन हो रहा है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक, एक वैलिड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीटिशन हो रहा है। 10 तक ही होता है ना टेबल में, तो 1 2 3 आई बढ़ रहा है, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टास्क है ये क्या है, लूपिंग है, रिपीटिशन है या इटरेशन है। ये तीन नाम है बट सेम मतलब है इनका। ओके, यानी एक ही टास्क को जब बार बार कर रहे हैं, आई की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो रही है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट टाइम फिर मल्टीप्लाई हो रही है, थर्ड टाइम फिर मल्टीप्लाई, फोर्थ टाइम फिर मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस इंक्रीमेंट होके, है ना। यानी 1 2 3 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होते जाते हैं, कहाँ तक, 10 तक, और टेबल बनता है। ठीक है, सो 5 × 1 5 × 2, इसी तरीके से ये जो रिपीटिशन है इसको हम लूपिंग कहते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। यानी जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो रही तब तक इंक्रीमेंट होता है, 10 होते ही प्रोग्राम बंद हो जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लूपिंग। पाइथन के अंदर दो तरह की लूपिंग होती है, दो तरह के लूप्स यूज होते हैं, वाइल लूप और फोर लूप। इसको ध्यान रखना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आए कि लूप्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, वाइल WHILE वाइल लूप एंड फोर लूप। वाइल लूप अभी मैंने नहीं कराया है, प्रोग्रामिंग में नहीं दूंगी, फोर लूप में दे सकती हूँ, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना एक बार, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फोर लूप आप लोगों को किस तरीके से लगाना है ये दिखा रखा है। प्रोग्रामिंग की क्लास में नहीं ले रही हूँ, आज सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ ताकि आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। इस बार का जो आप लोगों का पेपर है बच्चों, उसमें मैं सिंपल प्रोग्राम्स तो एक आध जरूर डालूंगी, लेकिन मैं लूपिंग से रिलेटेड अभी प्रोग्राम फिलहाल नहीं डालूंगी। हाँ, सिंपल प्रोग्रामिंग में जरूर दूंगी, जिसमें हमने क्या किया था,
नॉर्मल प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ कौन से प्रोग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करेंगे अपना नेम और डिस्प्ले करेंगे। नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट हेलो नेम हाउ आर यू। यानी नेम को इनपुट कराया और उसका आउटपुट लिया है। तो इनपुट के लिए हमने इनपुट लिखा है और प्रिंट हमने आउटपुट के लिए लिखा है। ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो नंबर इनपुट करा रहे हैं जिसके सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं। दो नंबर इनपुट कैसे होंगे, ए इज इक्वल टू इंट लिखेंगे आगे क्योंकि नंबर इनपुट हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, बी में सेकंड नंबर, प्रिंट कराएंगे। जब हमने सम करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके। अगर इस सेम प्रोग्राम को बच्चों ये रन कैसे करते हैं ये आप लोगों को आता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद ये प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं, उनका टोटल किया है और परसेंटेज कैलकुलेट करके उनको प्रिंट कराया है। टोटल आपको पता है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स इनमें नंबर सेव होंगे, आप प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय 5 से परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, और आपने प्रिंट कमांड से प्रिंट किया है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज प्रोग्राम्स। आपको ये सिंपल प्रोग्राम्स पढ़ने हैं और थ्योरी जो मैंने आप लोगों को जितनी भी पीपीटीज भेजी हैं उनको ध्यान से पढ़ना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अटेम्प्ट करना बच्चों। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।